नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर किसी ने भी अब 3 से ज़्यादा बच्चे किए तो ऐसी स्थिति में उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण विषय है और रोचक भी। दरअसल भारत में लंबे समय से डिमांड चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अगर काश यह कानून पहले बन जाता तो अब हम लोग 140 करोड़ को पार नहीं कर रहे होते। कुछ चीज़ें हो सकता था कि संतुलित हो जाती, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण नीति है जो तैयार की गई है फिलहाल असम सरकार के द्वारा। लेकिन अभी शुरुआत में ना यह एक ही योजना पर लागू की गई है, लेकिन सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अभी आप सिर्फ इस योजना को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक यह मामला सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही हम असम की सभी योजनाओं पर और सभी लाभों के लिए इस पॉलिसी को लागू कर देंगे। तो अभी असम सरकार ने फैसला लिया है, ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। वित्तीय अभियान है जिसको नाम दिया गया है महिला उद्यमिता अभियान। तो इसकी मुख्य बात यही है कि आपको लाभ मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, जिसमें यह भी जरूरी है कि बच्चे सिर्फ 3 हो आपके पास में। ठीक है, पूरा मामला समझेंगे, लेकिन जानने समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग देख लें। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए यदि चीजें पता है तो। बाकी मामला मेंस के लिए भी खास है, तो उस तरफ भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो क्या स्थिति हुई है अभी असम सरकार ने जो यह नई नीति या कहें कि अभियान शुरू किया है, उसके लिए कुछ खास शर्तों का निर्धारण कर दिया है। क्या क्या शर्तें हैं उसके अंदर? देखिए, पहली शर्त तो यही आपको पता लग गई है कि 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन 3 बच्चे कौन कौन से वर्ग के लिए? तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास 3 बच्चे हैं तो अब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, अगर आपने 3 से ज़्यादा बच्चे कर लिए तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं एससी और एसटी कम्युनिटी के जो महिलाएं हैं उनको इसके तहत एक लाभ दिया गया है विशेष। वह लाभ यही है कि उनको एक और बच्चे की अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी कि उन्हें 4 बच्चों वाली महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा उनमें से। अगर इससे ऊपर की संख्या है तो फिर लाभ नहीं मिलने वाला। इस पूरी की पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इतना है कि राज्य के अंदर जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके, और जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ राज्य के जो संसाधन हैं उन पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। यदि इनिशिएटिव एक जगह से लिया जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ों को और अधिक भी सुधारा जा सकेगा, ऐसी सरकार की उम्मीद है। लेकिन सरकार ने जहां एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण सोचा हुआ है, वहीं जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ और भी कई पहलू सोचे हुए हैं, जिस वजह से इस योजना के अंदर, इस अभियान के अंदर कुछ खास शर्तें हमें देखने को मिल रही हैं। इसकी दूसरी शर्त भी अपने आप में बेहद खास है और इंटरेस्टिंग है। दूसरी शर्त इसमें यह निर्धारित की गई है कि ठीक है, आपके मान लीजिए 3 बच्चे हैं या फिर एससी या एसटी के लिए 4 बच्चे भी हैं। अब यहां पर दूसरी बात शुरू होती है कि बच्चों में कितनी आपके पास में गर्ल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में कोई लड़की है तो जरूरी है कि उस लड़की का विद्यालय में नामांकन हो, यानी कि आपके घर की जो लड़की है वह स्कूल जाती हो, पढ़ती हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बचपन में ही सोचा कि लड़की है, ब्याह देनी है, दूसरे घर जाएगी, तो पढ़ाई नहीं करवाएं हम लोग और घर के काम का सिखाएं, क्योंकि ब्याह के बाद तो फिर यही करना है, कुछ और तो नहीं करना। यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि घर में जो लड़की हो, जो बच्चा हो आपके पास में, वह विद्यालय जाता हो, पढ़ता लिखता हो। हाँ, अगर मान लीजिए घर में यह भी स्थिति है कि जो आपकी लड़की है, जो कन्या है घर के अंदर, वह अभी विद्यालय जाने के योग्य नहीं है, यानी कि आप 5-6 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं अभी, उस स्थिति में भी दूसरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा, नहीं। सरकार ने पहले फिक्स कर लिया है कि आप लोगों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा, एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, और उस शपथ पत्र में यह लिखवाया जाएगा कि मैं इस बच्चे के, अपनी कन्या के जैसे ही जो उम्र है, उस उम्र पे पहुंचने के बाद मैं विद्यालय जरूर भेजूंगी और विद्यालय में नामांकन जरूर करवाऊंगी। यह यहाँ पहले ही लिखवा लिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए लिख दिया, अभी यहाँ कर दी, बाद में नहीं भेजा तो उसके लिए भी एक और व्यवस्था है। उसके लिए व्यवस्था यह है कि अगर आप बाद में शर्तों का पालन नहीं करते तो आपको जितनी राशि मिलेगी ना इसके तहत, वह पूरी राशि आपसे वापस ले ली जाएगी। अब या तो बच्चे को पढ़ने भेजिए या फिर सरकार की जो राशि है, जो आपको लाभ मिला है, वह सरकार को वापस कर दीजिए। तो इस योजना का, इस शर्त का एक खास पहलू हमें देखने को मिल रहा है। जहां पहली जो शर्त थी वह कह रही थी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, वह सिखा रही थी समाज को कि थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, परिवार नियोजन पे ध्यान दीजिए, फैमिली प्लानिंग कीजिए। और फैमिली प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास में बहुत अधिक संसाधन हो और आप बच्चों को अच्छा जीवन दे सको।
ऐसा नहीं हो कि मतलब आज तो आपने किए बच्चे, आप कह रहे हैं कि ठीक है बच्चे कर लो कर लो कर लो कर लो, बाद में सोच रहे हो कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनकी शिक्षा का खर्च नहीं उठ पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे मैंने परिवार देखे हैं वो यह सोचते हैं कि बच्चे तो हम करेंगे लेकिन बच्चे पालने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार योजनाएं नहीं ला रही है, सरकार लाभ नहीं ला रही है, कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। घर में बच्चे कितने हैं? 10। इसी वजह से तो जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अब जहां आपके पास 10 बच्चे हैं, आपको 10 के 10 बच्चों के लाभ चाहिए, वहीं दूसरा जो 2 बच्चे लिए बैठा, 1 बच्चे लिए बैठा, उसका क्या होगा? उसकी भी तो सोचना है, क्योंकि समानता भी जरूरी है। और अगर सरकारी योजनाएं आ रही है तो सबके लिए आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक खास पक्ष को हम लोग प्रायोरिटी दे दें और चीजें वह संभालता रहे। क्या ये भी पॉसिबल है? तो सबका सोचना भी जरूरी है, तभी तो सबका साथ सबका विकास होगा, वरना नहीं हो पाएगा। महिला शिक्षा को यानी कि कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की तरफ भी सरकार ने अपनी इन शर्तों में सोचा, यह इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वहीं तीसरी स्थिति और ज्यादा खास है। थोड़े दिन पहले असम सरकार ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको नाम दिया था अमृत वृक्ष आंदोलन। अब इस अमृत वृक्ष आंदोलन के अंदर बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, महिलाएं आगे आई। क्यों आगे आई? महिला जुड़ना चाहती थी समाज से, महिला पर्यावरण की तरफ सोचना चाहती थी। और इस आंदोलन का एक खास पहलू यह था कि आप सरकार के पास में एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद सरकार आपको एक पौधा देगी और पौधा आपको ले जाना है, उस पौधे की देखभाल करनी है, उसको रोज पानी देना है, उसकी खाद का ध्यान रखना है, उसको बड़ा करना है, क्योंकि वृक्षारोपण भी जरूरी है, क्लाइमेट का भी सोचना है, एनवायरमेंट का भी सोचना है। और महिलाएं बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं पीछे नहीं, असम की महिलाएं इस तरफ थोड़ा सा आगे, सब गए, सबने वहां से पौधे लिए, लगाए भी। सरकार ने उसको शर्त बना दी, सरकार ने कहा योजना का लाभ लेना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, जो पौधा लेके गए थे हमारे यहां से, पहले बताओ पौधा कहाँ है, ध्यान रखा या नहीं, उसको बड़ा कर रहे हो या नहीं, या बस दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए पौधा ले लिया, वह पौधा बाद में बेचारा सूख गया, उसको पानी भी नहीं मिला, ऐसा किया है, या फिर अभी भी हरा भरा रखा हुआ दिखाओ। अगर पौधा जीवित होगा, वह बढ़ रहा होगा तो आपको राशि मिलेगी, और अगर वह मृत हो गया होगा, उसकी आपने देखभाल नहीं की, तो अब भी आप यहां से बाहर हो जाएंगे। तो 3 अलग अलग शर्तें, और तीनों शर्तों की कुछ खास बातें, जनसंख्या नियंत्रण, कन्या शिक्षा या जिसको हम कहते हैं कि बालिका शिक्षा, और तीसरा पर्यावरण की तरफ विचार और वृक्षारोपण का विचार। तीनों ही खास है, अपने आप में चीजें महत्वपूर्ण है। क्या लगता है, असम सरकार का इनिशिएटिव अच्छा है या नहीं? सबको यूं ही दे दी जानी चाहिए ऐसे लाभ या फाइनेंशियल असिस्टेंस, या फिर इस प्रकार की शर्तें रखनी चाहिए? क्योंकि इस प्रकार की शर्तों से क्या हो रहा है, देखो ना, एक सर्वांगीण विकास भी तो हम लोग देख पा रहे हैं। हम चाहते थे कि महिलाओं को लाभ मिले, जो यह योजना शुरू हुई है, महिलाओं को पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि महिला जो है वह अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकें, कुछ छोटा मोटा काम कर सकें और सेल्फ इंडिपेंडेंस बने। और जिस समय वह सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी, चीज़ों को खुद करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो समाज सशक्त होगा ना, इकोनॉमी सशक्त होगी। सरकार ने इस तरफ सोचा, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने कुछ और चीज़ों को जोड़ दिया, जनसंख्या नियंत्रण जोड़ा, बालिका शिक्षा जोड़ी, वृक्षारोपण जोड़ा, पर्यावरण जोड़ दिया। तो होना चाहिए ना इस प्रकार का। क्या कहते हैं हम लोग, आप लोग का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स देखते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि 2000 व्यू हुआ, 5000 व्यू हुआ, कमेंट कितनी आती है? 20। सुनना जानना सब चाहते हैं, विचार भी तो देना सीखो, क्या समस्या है? आपको जज नहीं किया जाएगा, हम नहीं जानते आप कौन है, लेकिन विचारों से वास्तव में चीजें प्रभावित होती हैं। और मैं खुद प्रभावित होता हूं जब मैं पढ़ता हूं कि कुछ लोग वास्तव में बहुत अच्छी बातें लिख करके जाते हैं, उनकी बातें सुनने लगता है कि हाँ ये है कुछ चीज, और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, दूरदर्शी अप्रोच है आपकी, आप लंबा सोचते हैं। तो विचार जरूर दीजिएगा कमेंट में। इसी के साथ यह जो इस पूरी योजना है, इसका उद्देश्य जैसे कि आपको बताया कि चीज़ें क्या क्या होने वाली है। जनसंख्या नियंत्रण वाला जो पहलू है, जो घर के फैमिली प्लानिंग वाला पहलू है, उससे एक खास बात अपने सामने यह आया है कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के अंदर 39 लाख महिलाएं हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया बच्चों वाला, उससे संभावना मानी जा रही है कि 5 लाख महिलाएं तो वहीं बाहर हो जाएंगी। वहीं असम के अंदर अभी भी बालिका शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो अब बढ़ावा उसको मिलने लग जाएगा, यानी कि बालिका शिक्षा अब राज्य के अंदर बढ़ेगी, जिससे कि फिर स्टेट का जो लिटरेसी रेट है वह भी आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, पर्यावरण वाली स्थिति है ही, वह आप समझ गए हैं। समझते हैं महिला उद्यमिता अभियान दरअसल है क्या। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह ग्रामीण हिस्सों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनके विकसित करने के लिए मुख्य रूप से इस योजना को, इस अभियान को तैयार किया गया है। इसके तहत सरकार ने 145 व्यावसायिक योजनाएं तैयार की हैं। जो भी महिलाएं उनका लाभ लेना चाहती हैं, वह 145 व्यावसायिक योजनाओं में से किसी भी एक योजना का चयन कर सकती हैं। उस योजना का चयन करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उसके बाद फिर आपको 10,000 रुपये की एक राशि दे दी जाएगी अपनी चीज़ों को
आगे बढ़ाने के लिए पहले वर्ष के लिए। वहीं जब दूसरा वर्ष आएगा तो दूसरे वर्ष में सरकार की तरफ से आपको 12,500 रुपये, वहीं बैंक की तरफ से 12,500 रुपये का ऋण दिया जाएगा। तो अच्छी खासी राशि जो है वह महिलाओं को मिलने वाली है उनके विकास के लिए, और ताकि वे अपनी छोटी मोटी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें और चीज़ें सुधारी जा सकें। क्लियर है मामला? तो आप लोग के क्या विचार हैं, ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। भारत सरकार ने पहले ही एक जनसंख्या नीति लागू कर रखी है, जिसको वर्ष 2000 में लागू किया था, बट ये एक तरह की नीति है। अभी अगर हम लोग भारत की स्थिति समझें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो डिमांड करते हैं कि भारत को अपनी एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए। अगर सरकार अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देगी तो इससे पूरी संभावना है कि जनसंख्या पे कंट्रोल होगा। अभी व्यवस्था में क्या हो रहा है, मैं आपको एक खास पहलू दिखाता हूँ। अगर आप उस खास पहलू को समझेंगे तो चीज़ें आपको और अधिक फिल्टर थोड़ी सी हो पाएगी। अभी बहुत सारे लोग हम लोगों ने ऐसे देखे कि ना जो पहले से ही चीज़ों से अवेयर हो गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि 2 बच्चे ही अच्छे या 3 बच्चे ही अच्छे। अब उसी के तहत वो चलते रहे, क्योंकि वह समझते थे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, पढ़ाना लिखाना है, IAS भी बनाना है, PCS बनाना है। और हम लोग थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि परिवार में बच्चे ज़्यादा थे, घर वाले पढ़ा नहीं सकते थे और संसाधनों का दबाव था, वित्तीय सहायता नहीं थी हम लोग के पास में, वित्तीय संसाधन बहुत अधिक मजबूत नहीं थे। इसलिए जो घर के बड़े बेटे हुआ करते थे या बड़ी लड़कियां जो हुआ करती थी, उन सभी को ना फिर काम करना पड़ता था, कुछ भी करते चाहे छोटा मोटा, तो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उन्होंने वो दिन देखे, जब उन्होंने वह सभी दिन देखे, समझ गए ज़्यादा बच्चे होंगे, परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, सबको सभी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, इनका विकास नहीं हो पाएगा, फिर छोटा मोटा काम करना पड़ेगा, फिर आगे भी पीढ़ी ऐसी चलेगी। एक काम करते हैं, 2 बच्चे करते हैं, 3 बच्चे करते हैं, तो उससे क्या होगा कि इन्हीं पे ही पूरा फोकस रखेंगे। हमारे पास जितनी भी कमाई हो, चाहे हम 10,000 कमाएं, 15,000 कमाएं, इन्हीं की शिक्षा के लिए खर्च करेंगे, इन्हीं के पहनने ओढ़ने के लिए खर्च करेंगे, इन्हीं के जीवन के लिए खर्च करते चलेंगे। हमारी तो स्थिति जैसी थी बीत गई, अब इनके लिए जीवन है, इनका जीवन सुधार देना है। इस प्रकार का उन्होंने चलन बनाया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि दूसरी तरफ कुछ समुदाय ऐसे भी थे जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, 10 बच्चे करने हैं, 8 बच्चे करने हैं, 7 बच्चे करने हैं, कहीं कहीं तो देखने को मिल रहा है 12-12, 13-13 बच्चे की घर में, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो देखो मर्जी है, आपको खुद समझना चाहिए चीज़ों को। बहुत सारे लोग यही भी सोचते हैं कि चीज़ें सरकार संभाले, हम लोग क्या संभालें, बच्चे हो गए, बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, महंगाई हो रही है। देखो फैक्ट है, महंगाई भी होगी, सब चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, संसाधन सीमित हैं, सबको लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष कब आप चीज़ों को कम कर सकते हैं, कब संघर्ष कम हो सकता है, जब लेने वाले कम हो, तो तब जाके थोड़ी स्थिति संतुलित हो सकती है। लोग नहीं मान रहे। अब आजकल ना हमारे देश में एक नई डिमांड चल रही है। नई डिमांड क्या कर रहे हैं लोग, वो लोग यह कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप ना कास्ट बेस्ड सर्वे करवा लीजिए। कास्ट बेस्ड सर्वे से क्या होगा कि जो जितने प्रतिनिधित्व में है, जिसकी जितनी संख्या है ना, उसको उतना आरक्षण दे दो। अब जो व्यक्ति समझदार था, जिसने परिवार की सोची, बच्चों के भविष्य की सोची, वह तो अपने ही देश में या समाज के अंदर ही वह एक अल्पसंख्यक बन के रह गया। वहीं जो एक व्यक्ति एक समय पर अल्पसंख्यक था, उन्होंने संख्या दबा के बढ़ाई। 10 वर्ष के अंदर परिवार में 10 बच्चे, एक बड़ी उपलब्धि आपकी। 11वां वर्ष लगते ही घर में ही एक अपनी क्रिकेट टीम, बाहर मैच ही नहीं खेलना, घर में ही पूरा मैच खेलेंगे। बात ठीक है, इस प्रकार की स्थिति उन्होंने। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जब ज़्यादा है तो संख्या ज़्यादा होने के बाद आप हमें अधिक प्रतिनिधित्व दीजिए, आरक्षण में हमें अधिक प्रतिशत मिलना चाहिए। अब ये लोग की स्थिति वहीं पे कम हो गई, इनकी ज़्यादा हो गई, कास्ट बेस्ड सर्वे होगा तो किसको लाभ, सारा लाभ इधर ट्रांसफर। ये व्यक्ति जो सब कुछ सोच रहा था, ये बेवकूफ़ बन के यहाँ पर रह गया। पर जनसंख्या नियंत्रण सरकार चाहती थी, इसी वजह से वर्ष 2000 में जनसंख्या नीति लाए, और जनसंख्या नीति लाते हुए चीज़ों को बढ़ावा दिया। गर्भ निरोधक जो भी चीज़ें थी उसको बढ़ावा दिया गया, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को इन चीज़ों को जागरूक किया गया, उनकी जो भी ज़रूरतें थी उनको पूरा किया गया, चीज़ों को एक अच्छा खासा मेंटेन करने का प्रयास यहाँ से होने लगा। सबको सिखाया गया कि बुनियादी प्रजनन है, बाल स्वास्थ्य देखभाल है, आप किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है, सबको समझाया गया। कुछ लोग समझे, कुछ बिल्कुल नहीं समझे, बॉडम रहे हमेशा की तरह। ठीक है, इसके तहत कुछ खास उद्देश्य रखे गए थे। वह जो खास उद्देश्य थे उसमें पहली बात रखी गई थी कि 10 सालों में, क्योंकि 2000 में ही तो नीति आई थी, तो इन्होंने यह निर्धारित किया कि आने वाले जो 10 साल हैं उसमें हम लोग प्रति महिला 2.1 बच्चे जो है उसकी प्रजनन दर निर्धारित करते हैं। तो इन्होंने प्रजनन दर को लेकर के सोचा था कि कम होगी, चीज़ें मेंटेन होगी, बट बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा गोल इसमें यह था कि वर्ष 2045 तक हम भारत की जो जनसंख्या है उसको स्थिर कर देंगे। क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं, सबको पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे बढ़ गए। तो जनसंख्या नीति देखा जाए तो फेल थी। जब जनसंख्या नीति फेल हुई, इसी वजह से लगातार डिमांड हो रही है कि भाई काम नहीं चल रहा, लॉ लेकर के आओ।
कानून लाओ, अनिवार्य शर्तें निर्धारित कर दो, और अनिवार्य शर्तें निर्धारित किए जाने का अर्थ सिर्फ सीधा सीधा इतना होगा कि जिसके पास 2 बच्चे होंगे, चलो 3 तक भी मैनेज कर सकते हैं, इतनी स्थिति के अंदर हम लोग यह निर्धारित करेंगे कि उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसको ही सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसी के ही संसाधन जो है उनको सिक्योरिटी अधिक मिलेगी। ज़्यादा बच्चे करते रहोगे, खुद जिम्मेदारी लो, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, नौकरियों की तरफ नहीं सोचेगी, शिक्षा की तरफ नहीं सोचेगी, खुद को भुगतान करना पड़ेगा। सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। बहुत अधिक डिमांड हो रही है फिलहाल अभी भी देश में, पता नहीं सरकार कब तक लेकर के आएगी, पर ऐसा कोई कानून आता है तो व्यवस्था वास्तव में बदलेगी, यह हम उम्मीद करते हैं अभी निकट भविष्य की स्थिति में। चीज़ें इतनी क्लियर है सभी लोग को। इसमें कुछ खास और विशेषताएं भी थी, जैसे कि इसमें यह सोचा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को हम लोग एक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करेंगे। जितने भी ऐसी बीमारियां हैं जिनको टीके से रोका जा सकेगा, उन सभी को हम लोग रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ में व्यवस्था यह भी सुनिश्चित की गई कि लड़कियों का विवाह कम उम्र में ना हो। इसी वजह से हमारे देश में जो उम्र है वह 18 वर्ष है, लेकिन सरकार ने फिर भी सोचा 18 वर्ष होने के बावजूद 20 वर्ष तक ही विवाह हो, 21 वर्ष तक विवाह हो तो अधिक उचित रहेगा, महिलाओं के, लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। वहीं साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि जन्म और मृत्यु के लिए 100% पंजीकरण देश में हो। तो यह कुछ खास इसकी विशेषताएं भी थी। हालांकि आप लोग का क्या कहना है, अपने विचार ज़रूर दीजिए। क्या देश में होना चाहिए ऐसा कानून या नहीं होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में तो बैठना है ना, मेंस में पूछ लेगा क्या लिख के आओगे, अब सोचोगे नहीं तो सोचो। देखते हैं किसके विचार कितना अधिक प्रभावित करते हैं। वहीं एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था प्री का, अब तो इसका आंसर दे सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मेंस के लिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि कुछ बातचीत हो तो आप लोग अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, और लाइक अभी करके जाओ। ठीक है, तो आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यह भी सही रहा होगा, चीज़ों को समझा है तो बिल्कुल सही होगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं ना फिर कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।